हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वायरस के खिलाफ देश और दुनिया में चल रही लड़ाई के बीच भारत को एक बार फिर नए सिरे से खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू किया और साथ ही इसका जो खाका पेश किया उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह से बताया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा। सर, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में टेक्नोलॉजी जो है वो एक महत्वपूर्ण पिलर होगा, तो क्या उनका विचार है, क्या तैयारियां हैं, और भारत जब वापस आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे खड़ा होगा तो इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका अदा करेगी? तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी ही वो नींव है, फाउंडेशन है जिसपे बाकी सभी चीजें खड़ी होती हैं। तो इसके अंदर भारत का एक्चुअली इसमें साइंस के अंदर काफ़ी बहुत सारी स्ट्रेंथ हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे साइंटिस्ट ग्लोबली बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उसका ऐसा है कि उसका उपयोग करके साइंस और टेक्नोलॉजी का जो हमारे पास प्रतिभाएं हैं और जो R&D का कार्य चल रहा है उसका उपयोग करते हुए हम बहुत जल्दी से मेक इन इंडिया का कार्य कर सकते हैं, इसमें कुछ भी शक नहीं है। इसका हमने ये देखा अभी वायरस के टाइम में उसी साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी से विकसित किया गया। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम समस्या को ठीक तरह से डिफाइन कर पाएं कि हमें ये बनाना है, अगर ये हमारा पक्का इरादा हो तो उसको बनाया जा सकता है बहुत कम समय में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर, और उससे भी अच्छा। जी, मेरा एक सवाल इस पे यही है कि ये समस्या तो दुनिया भर में काफी समय पहले शुरू हो गई थी, यानी करीब दिसंबर जनवरी के बाद से इसका चैलेंज सामने आने लगा था। फिर भी बहुत सारी चीजों में हमारी विदेशों पर निर्भरता रही, चाहे वो डायग्नोस्टिक किट्स हों, चाहे पीपीई किट्स हों, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हुई, इवन वेंटिलेटर्स के ऊपर। तो अगर आप कहते हैं कि भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा है, तो हम क्या इन तैयारियों को खड़ा करने में कहीं कुछ चूके क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा है कि जब तक WHO ने इस बारे में बताया कि ये सभी जगह फैल रहा है, उसके बाद से हमने यहाँ पर बड़े स्तर पे कार्य शुरू हुआ। कार्य शुरू होने के बाद भी कुछ कंस्ट्रेंट थे, जैसे कि लॉकडाउन वगैरह हुआ, स्टूडेंट्स भी अपने घर चले गए होंगे, और जो सप्लाई लाइंस थी उनमें प्रॉब्लम थी। वह ये सब होते हुए भी इन सब के चलते भी बहुत जल्दी इस पे कार्य किया गया और बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जैसे कि आपने इसमें डायग्नोस्टिक किट की बात की, अब कम से कम यहाँ पर भारत में ही 7 कंपनियाँ PCR की डायग्नोस्टिक किट बना रही हैं जिनको अप्रूवल मिल गई है। तो जैसे एक कंपनी थी वो 10,000 किट रोज बना रही थी, अब वो 1 लाख किट उनका बनाने का है प्रतिदिन, और वो इस महीने के अंदर तक पूरा हो जाएगा कार्य। इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनी उभर कर आई हैं और इन कंपनियों को हम मदद भी दे रहे हैं। तो ऐसा है कि ये जो वायरस की समस्या है ये बहुआयामी है, तो इसके लिए जो कार्य करना है हमें वो भी बहुत सारे फ्रंट पे चल रहा है। तो एक तो ये है कि वायरस के बारे में हमारी समझ बहुत कम है कि वो कैसे इन्फेक्ट करता है, उसकी एंटीबॉडीज कितने दिन रहती हैं, वो किसको प्रभावित करता है। तो जैसे कि वैक्सीन और ड्रग के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर कार्य जोर शोर से शुरू हो गया है करीब 1.5 महीने पहले। दूसरा फ्रंट जो है वो है कि हमारी स्टार्टअप, तो हमने सब मैपिंग की स्टार्टअप की कि किस किस के पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या टेक्नोलॉजी है जो कि इसमें यूज़ की जा सकती है। तो ऐसी करीब 700 स्टार्टअप पाई गई जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। उसमें से हमने चुनकर वो प्रोडक्ट, वो टेक्नोलॉजी जो अब काफ़ी परिपक्व हैं, जिनको जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, ऐसी 50 कंपनियों को हम मदद दे रहे हैं। तो 1 महीने के अंदर अंदर चाहे वेंटिलेटर हों, PPE हों, चाहे नई तरह के मास्क हों, चाहे नए डिसइंफेक्टिंग सिस्टम्स हों, जैसा कि हॉस्पिटल्स में हमें बड़े पैमाने के डिसइंफेक्टिंग सिस्टम चाहिए, UV लाइट होती है, उसमें केमिकल मिस्ट होती है, बहुत तरह के तरीके हैं। तो इसमें काफ़ी इनोवेशन है, ये नहीं है खाली किसी का कॉपी कर लिया, ऐसा भी नहीं है। हमने जो ग्लोबल चीज़ें हैं उनसे भी अच्छा बना रहे हैं और वो भी बहुत जल्दी। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, अभी नए डायग्नोस्टिक मेथड उभर कर आ रहे हैं बहुत तेज़ी से।
एक CSIR के साइंटिस्ट ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसको द्वारा बना रहे हैं। हमारे श्री चित्रा इंस्टीट्यूट है तिरुवनंतपुरम में, DST का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक नया मेथड निकाला है जिसको लैंप कहते हैं। वो PCR के बराबर ही होता है, लेकिन अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। अगर सक्सेसफुल निकला तो उससे कि आपकी कॉस्ट 10 गुनी कम हो जाएगी और स्पीड ऑफ टेस्टिंग 10 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह के काफ़ी सारे बहुत तेज़ी से प्रयोग चल रहे हैं। नए मेथड हैं टेस्टिंग के, जैसे कि एंटीबॉडी बेस्ड है, एंटीजन बेस्ड है, और ये जो मैंने आपको बताया PCR और लैंप हैं। तो इन सभी पे पैरेलल में कार्य चल रहा है। लेकिन सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर, यानी आप कितने विश्वास के साथ ये अश्योरेंस दे पाएंगे कि भारत कुछ दिनों के अंदर टेस्टिंग को लेकर कम से कम आत्मनिर्भर भी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, हम विदेशों पर निर्भर नहीं होंगे? और दूसरी चीज ये कि हम इफेक्टिव टेस्टिंग, जिसको लेके अक्सर कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि भारत में टेस्टिंग कम हो रही है, उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो इस बारे में कितना एश्योरेंस आप देने की स्थिति में? मैं इसमें पूरा एश्योरेंस देने की स्थिति में हूं। इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, और बल्कि जो हमारे टेस्ट होंगे वो बहुत और कंट्रीज से भी बढ़िया होंगे और बहुत कम कॉस्ट में होंगे। अच्छा, जैसे कि टेस्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो फाइनल टेस्ट का किट होता है PCR का, वो भी यहाँ बन रहा है, जो बहुत कम दाम में बन रहा है बजाय उनके इंपोर्ट वालों के। उसके अलावा जब RNA का सैंपल तैयार करते हैं उसके लिए एक दूसरा किट होता है, उसका भी नया डेवलपमेंट हुआ है जो कि बाहर के किट से भी अच्छा है। उसमें नई तकनीकी का उपयोग किया गया है जो और कहीं उपयोग में नहीं आ रही। उसके द्वारा वो सैंपल ज़्यादा अच्छा बनता है, कम समय लगता है, और उसकी कॉस्ट अभी जो है उससे आधे से भी कम होगी। लोगों को बहुत इस चीज को लेकर नाराजगी हुई कि हम चीन से जो है टेस्टिंग किट भी ले रहे हैं, और उसमें भी चीजें सामने आई कि टेस्टिंग किट इफेक्टिव नहीं थी, एंटीबॉडी टेस्ट की ये खराब निकली। तो वो टेस्टिंग किट जो भारत में बन रही है, स्वदेशी टेस्टिंग किट है, वो कितनी कॉस्ट में अवेलेबल होगी, कब तक बाजार के अंदर आ जाएगी, और कब से हम उन पे इफेक्टिव टेस्टिंग शुरू कर पाएंगे? तो अभी भी बहुत सारी टेस्टिंग किट भारत की बनी हुई ही बाजार में आ रही हैं। उसके कारण उनके दाम भी बहुत कम हो गए हैं पहले की तुलना के अंदर। और कब तक, अभी ऑलरेडी हैं किट, तो कब तक आ जाएगी का कोई सवाल नहीं है, लेकिन अब वो ज़्यादा बनने लगेंगी। तो जैसे कि आपको रोज अगर 5 लाख टेस्ट भी करने हों, 10 लाख टेस्ट भी करने हों, तो वो ये सब संभव हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। तो बेसिकली जो अभी बन रही हैं उसका स्केल अप किया जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री केयर्स फंड से 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया कि 100 करोड़ रुपए टीके के विकास के लिए दिया जा रहा है। तो अगर वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में पूछें तो फिलहाल वो किस स्टेज में है, कहां है, और उसमें कितनी होप्स हैं? वैक्सीन डेवलपमेंट देखिए, करीब करीब भारत के अंदर 20 से भी ज़्यादा प्रयास चल रहे हैं। तो उसके अंदर कंपनियां भी हैं, वो कंपनियां भी हमारी IIT, यूनिवर्सिटी और R&D लैब के साथ कार्य कर रही हैं। आइसर के साथ भी ऐसे करीब 4 प्रोजेक्ट DST ने भी सपोर्ट किए हैं। तो उस पर कार्य चल रहा है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि वैक्सीन का डेवलपमेंट न केवल भारत में लेकिन ग्लोबली हर जगह टाइम लेता है। तो इसमें ये भी नहीं बताया जा सकता कि वो एग्जैक्टली कितना टाइम लेता है और वो कितना सफल होगा। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर पूरी ताकत से कार्य चल रहा है, और भारत भी कई इनके जो ग्लोबल एफर्ट हैं उसमें सम्मिलित है, तो हम उसमें पार्टनर हैं। तो दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि टीके का कहीं भी उसका इजाद हो, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर इंडिया में होने की पूरी संभावना है। उसका कारण है कि हम टीके की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी कंपनी हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है उसके अंदर। तो चाहे वो डेवलप कहीं भी हो, पूरी दुनिया को सप्लाई करने के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग का बेस यहाँ उत्पन्न होगा। ऐसे ही ड्रग्स हो सकता है कहीं भी खोजी जाए, पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास पूरे साधन हैं। अच्छा, ड्रग्स में ऐसा है कि नई ड्रग खोजना बहुत लंबा समय का कार्य है, लेकिन रीपर्पज ड्रग जिसको कहते हैं उस पर काफ़ी कार्य चल रहा है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी महत्व है। तो ड्रग की खोज के लिए कि कौन से मॉलिक्यूल हैं जो उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। एक तो यह है कि आप वो अपने पुराने तरीके से टेस्ट करें, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो हमने कार्य चलाया है
उससे ये संभावना है कि जल्दी ये पता चले कि कौन से मॉलिक्यूल्स उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। फिर उनकी टेस्टिंग होती है कि उनकी हाँ, बहुत तरह के नहीं, वो रिपर्पज ड्रग जैसे कि और वायरसेस के लिए जो उपयोगी पाए गए हैं पहले, चाहे HIV हो या दूसरे वायरसेस जो थे, इन्फ्लुएंजा वगैरह, तो उनको क्या वो उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो उनको सबको मिलाकर, ये तो रिपर्पज ड्रग का हुआ। नई ड्रग के लिए खोजना, दूसरे की चीजें, केमिस्ट्री देखनी होती है और वो कैसे उनको प्रभावित करेगी। तो मसला हुआ कोरोना के मैनेजमेंट, उसके रिस्पांस को लेके। लेकिन जो व्यापक बात प्रधानमंत्री ने कही वो आत्मनिर्भर भारत के लिए था, यानी उसकी जो बहुआयामी जितनी भी चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में। तो उसमें एक बड़ी चुनौती आर्थिक क्षेत्र में भी है। कैसे भारत के इंडस्ट्रियल पावर को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या इमीडिएट मदद करने की स्थिति में है, कैसे इनको सिनर्जाइज करने की कोशिश हो रही है? देखिए, हमारी इंडस्ट्री को किस चीज की जरूरत है? उनको एक्चुअली जरूरत है नॉलेज की, उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि कैसे जो एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बनाई जाए। तो इसके अंदर हम पूरी मदद कर रहे हैं। अब जैसे कि इस कोरोना टाइम में भी हमने देखा कि अगर हमें पता हो कि हमें क्या चीज बनानी है और उसका मार्केट भी हो, अगर इंडस्ट्री आगे आके कहे कि हमें ये चीज चाहिए, तो वो साइंटिस्ट उसको जरूर बना के देंगे। तो इसका ये है मतलब कि आगे आने वाले समय में हमारी जो IITs हैं, यूनिवर्सिटी हैं, रिसर्च लैब हैं, वो इंडस्ट्री के साथ शुरू से मिलकर कार्य करेंगी। तो जिससे कि उनको पता हो कि हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कब तक बनना चाहिए, क्या प्राइस होनी चाहिए उसकी। तो मार्केट रियलिटी भी हमें शुरू से उसके अंदर सम्मिलित करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम मेक इन इंडिया, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसको साकार कर पाएंगे। तो सर, अगर आप कुछ एग्जाम्पल से हमें बता सकें कि किस तरीके से इस कोविड क्राइसिस के दौरान भी और उसके बाद भी आप इसे जब टेक फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कि कैसे जो अनुसंधान केंद्र हैं, वो जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे इंडस्ट्री साथ में आई, और कैसे आपको इस बात का भरोसा है कि आप इस प्रोसेस को अब और ज्यादा नए लेवल पर ले जा सकते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि इन सब चीजों को सक्सेसफुल होने के लिए एक पूरी नॉलेज चेन होती है, एंड टू एंड, वो साथ साथ होनी चाहिए। जैसे कि वो R&D से शुरू होती है, उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग, डिजाइन, स्टार्टअप, इंडस्ट्री, मार्केट। तो हमारी वीकनेस एक्चुअली R&D और साइंस में नहीं थी, लेकिन उसकी जो कनेक्ट है मार्केट के साथ, उसके अंदर वीकनेस थी। लेकिन अगर मार्केट चाहता है कोई प्रोडक्ट, जैसा कि इस समय हुआ, उन्होंने कहा हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें ये डायग्नोस्टिक किट चाहिए, ये चाहिए, ये हम सभी को चाहिए, पूरी सोसाइटी को, तो इसका मार्केट बना। और वो मार्केट, हमें ये भी पता था कि बहुत जल्दी बाहर से संभव नहीं है। जैसा कि आपने जाना, कभी खराब किट आती हैं, कभी नहीं आती, तो मार्केट हमारा बना। तो ये मार्केट का जो पुल था नॉलेज के लिए, वो कार्य किया। और यही इसमें ये जो प्रोसेस है वो हर प्रोडक्ट पे लागू होता है, न केवल कोरोना वायरस की चीज़ों के लिए, लेकिन आपको जो भी चीज़ बनानी है जिसमें मार्केट की संभावना है, अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको कम कॉस्ट पे बना सकते हैं, उसको और भी अच्छा बना सकते हैं, और उसको हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब इंडस्ट्री सामने आएगी और गवर्नमेंट कह रही है कि आप बनाइए, तो उनको इंसेंटिव देंगे, और गवर्नमेंट एज ए बायर ऑल्सो वो उनको अगर प्रिफर करेंगे, तो फिर वो मार्केट होगा। तो मार्केट का जो पुल है और नॉलेज का जो पुश है, वो दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो ये जरूर संभव होगा। जैसा कि इस समय हुआ, तो जो इस समय हुआ कि वो हमारी एंड टू एंड चेन बन गई कि यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे R&D है, और वो दोनों से मिले हुए हैं। वो उसको पुल कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, और वो दोनों साथ साथ कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट हमारे सक्सेसफुल अभी उभर कर आ रहे हैं, वो इसी मॉडल पे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या माना जाए कि भारत अगर $60 बिलियन से ज्यादा का जो धनराशि है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट में खर्च करता है, सेमीकंडक्टर में खर्च करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विदेशों से आयात होती हैं, वो सारी चीजें भारत में बनने की संभावनाएं भी हैं। हम फॉरेन एक्सचेंज भी बचा सकते हैं, इंपोर्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं, और आत्मनिर्भरता का जो मॉडल है वो नया खड़ा कर सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल सही है आपने कहा। वैसे भारत काफी कुछ आत्मनिर्भर है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, अब कुछ तो ऐसे उसमें नेचुरल चीजें जैसे पेट्रोलियम वगैरह, उसमें भी हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके साधन यहाँ इकट्ठा करके उस पर भी डिपेंडेंस बहुत कम कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तो जैसे कि बजाय पेट्रोल खर्च करने के अगर आप उसको बैटरी से चलाएंगे, जैसे अब कार आ रही हैं, तो उसका उत्पादन यहाँ संभव है। तो उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, विकसित की जा सकती है। इनफैक्ट ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम एक नया मिशन बनाने वाले हैं, नेशनल मिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे, कि किस तरह की बैटरीज जो यहीं बनाई जाएं, यहीं डेवलप की जाएं, यहीं डिजाइन की जाएं। तो इसमें ऐसा है कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का उदाहरण दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास R&D की कमी नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की कमी है। तो कभी शुरू से ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग कभी जड़ें नहीं पकड़ पाई भारत के अंदर, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सब जानते हैं। इनफैक्ट जो डिजाइन होती है चिप्स की, वो ज्यादातर इंडिया में ही होती है, लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने डिजाइन सेंटर इंडिया में खोल लेती हैं। हमारे ही लोग कार्य करते हैं वहां पर, लेकिन अगर हमें उनको वो भारत के लिए कार्य करेंगे तो यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी खपत भी यहाँ होनी चाहिए। तो यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि देखिए जो पूरी चेन है, R&D से लेके मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट तक, इंडस्ट्री तक, ये पूरी होनी चाहिए। तभी अपना जो साइंस है वो पूरी तरह से सशक्त हो पाएगा और हमारी सबकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर पाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो निश्चित रूप से डॉक्टर आशुतोष शर्मा का कहना है कि जिस तरीके से ये आत्मनिर्भर भारत के अभियान का जो खाका प्रधानमंत्री ने दिया, उसके अंदर भारत के पास वो सारी चीजें हैं। जरूरत है केवल इन कड़ियों को जोड़ने की, ताकि वैज्ञानिकों का शोध बाजार में लोगों की जरूरतों के साथ मिल सके और भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कैमरामैन सुंदर के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।